हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूपीएससी, ईपीएफओ, ईओ और एओ। इसमें क्या है, जो ये सिलेबस दिया हुआ है, जो इसका एग्जाम होने वाला है, इस एग्जाम 2 जुलाई को होने वाला है, तो ज्यादा समय नहीं है। उसमें एक टॉपिक दिया हुआ है जो 5वें नंबर पे है, जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल। इस सिलेबस में दिया हुआ है, तो इसमें से कम आपका 15 क्वेश्चन आता है दोस्तों। कितना? 15 क्वेश्चन। 15 क्वेश्चन जो इसमें आप पूछा जाता है, तो बस यही बेसिक चीजें अगर आप समझ लेते हो, एक समरी समझ लो, बाकी आप कहीं से भी कोई वीडियो पाओ, और बाकी तो हम एक एक करके इसका पूरा समझाएंगे ही। आप जल्द से जल्द इस चीज को एक कवर कर लो। सिर्फ 15 मिनट में मैं इसको पूरा एक ब्रीफ में समझा देता हूँ। देखिए, जनरल अकाउंटिंग और प्रिंसिपल। अकाउंटिंग मीन्स होता है किसी चीज का लेखा जोखा करना। सपोज कैसे लेखा, मान लीजिए आपकी सैलरी 1 लाख है, तो आप क्या करते हैं, कोई एक कलम कापी लेते, बढ़िया से उसको नोट करते हैं, 1 तारीख को मेरा इतना पैसा आ रहा है। और उसमें आप क्या करते हैं, कुछ रेंट का पैसा निकालते हैं, कुछ बच्चों के फीस के लिए निकालते हैं, अपने लिए कुछ पर डे का खर्चा निकालते हैं, कुछ पेट्रोल का, कुछ गाड़ी का मेंटेनेंस का निकालते हैं ना। यही सारी चीजें हम किस पे लिखते हैं, एक जो भी है बुक्स वगैरह कॉपी पे लिखते हैं, नोट करते हैं, उसी को बोलते हैं अकाउंटिंग, मतलब लेखन करना। प्रिंसिपल क्या है, इसके कुछ सिद्धांत हैं। मैंने इस सिद्धांत कॉन्सेप्चुअल को एक वीडियो पहले बना चुका हूं दोस्तों। उसमें टोटल 11 उसमें यूनिट है। एक एक यूनिट को मैंने अच्छे तरीके से व्याख्या किया है, उसको जाके देख लेना। क्योंकि प्रिंसिपल मतलब एक कंसेप्चुअल बात करता है कि किस बेस पे, अगर मान लीजिए कॉस्ट की बात है, लागत की लागत पे बात करेंगे, पेमेंट का पेमेंट पे बात करेंगे, ठीक है। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट है तो मनी मेजर पे बात करेंगे। एंटिटी का बिजनेस और मालिक से अलग की बात है तो उस पर हम इसका पूरा एक्सप्लेनेशन कर दिए, आप जाके देख लीजिएगा। अब हम बात करेंगे जनरल अकाउंटिंग का, जो पूरा मेन चीज यहाँ से क्वेश्चन उठेगा। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, इसी के बारे में हमें पढ़ेंगे। और फाइनेंशियल मीन्स क्या होता है, जो आपका वित्तीय होता है, जो आपका पैसा है। आप देखते होंगे, क्योंकि आप बैंक जाएंगे तो वहां किससे बात होता है, बैंक में पैसे की ही बात होती है, क्योंकि पैसा जमा कर रहे हैं, पैसा निकाल रहे हैं। वही जैसे आपने सैलरी पाया तो आपके पास क्या आया, वित्तीय आया, पैसा आया। उसी पैसे को आप पर डे में खर्च कर रहे हैं, मंथली में खर्च कर रहे हैं, ईयरली में खर्च कर रहे हैं, उसका आप लेखा जोखा करते हैं। लेकिन वो जो लेखा जोखा आप लिखेंगे, किस चीज पे करेंगे, कोई एक मोटी सी बुक्स होगी या कॉपी होगा, उसी में आप लिखेंगे, नोट करेंगे पर डे का खर्चा। तो जो पर डे आप जो लिखते हैं, उसी को बोलते हैं जर्नल एंट्री। लेकिन वो जर्नल एंट्री किस रूप में होता है, उसके 7 बाउचर होते हैं। 7 बाउचर मीन्स अगर कोई बच्चा टैली सीखा होगा तो वहां बोला जाता है 27 ग्रुप, है ना। उसके बाद 7 बाउचर। अब ये 7 बाउचर क्या होता है, जैसे आप पेमेंट का पेमेंट में दिखाएंगे, सेल्स का सेल्स में दिखाएंगे, परचेज का परचेज में दिखाएंगे, है ना। परचेज रिटर्न का परचेज रिटर्न में दिखाएंगे, सेल्स रिटर्न का सेल्स रिटर्न में देखेंगे। मेमोरेंडम एक बनता है, उसके बाद एक कंट्रा बनता है। जैसे कंट्रा मीन्स संदिग्ध है, जैसे कभी कभी आप समझ जाते हैं कि ये हमने परचेज का था, कहीं सेल्स में नहीं दिखा दिया, तो कंफ्यूज हो जाता है इंसान। तो उनको लगता है एक काम करो, एक कंट्रा है, एक संदिग्ध अकाउंट बनाते हैं, एक संदिग्ध उसमें नोट करके लिख देते साइड में कि ठीक है, साइड में लिख देते, बाद में समझ में आएगा तो उसको हम एडजस्ट करते हुए पता कर लेंगे। ये होता है आपका जनरल एंट्री, जो आप पर डे लिखते हैं। जो भी एक साहूकार, एक दुकानदार, एक व्यक्ति, हर एक व्यक्ति लिखता है, डायरी वगैरह नोट करता है। जब ये एंट्री आपका होता है तो किसके बेस पे होता है, भाई आपने एंट्री किया, किस पे किया, किसी का कोई नाम होगा, कोई वस्तु होगा, कभी लाभ हुआ होगा, कभी हानि हुआ होगा, तो हम करते हैं लेजर पर। तो लेजर को बनाया जाता है, 3 अकाउंट्स होते हैं इसके। 3 अकाउंट कौन कौन है, एक है पर्सनल अकाउंट, एक है रियल अकाउंट, एक है नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट क्या होता है, जो किसी व्यक्ति के नाम से जुड़ा हो, जैसे श्याम, महेश, दिनेश, रमेश, सुरेश इत्यादि। किसी कॉलेज का भी नाम जो रिप्रेजेंटेटिव करता हो, प्रतिनिधित्व करता हो, अर्थात जो किसी व्यक्ति से जुड़ा हुआ हो। किससे हो, व्यक्ति से, तो उसको बोलते हैं पर्सनल अकाउंट। आप जैसे बैंक में जाते होंगे तो आपका नाम होगा जब आप बैंक में खाता खुलवाते हैं। लेकिन इस अकाउंट को पूछ लेता है, कभी कभी क्वेश्चन दे देगा, पर्सनल अकाउंट के बारे में बताइए, क्वेश्चन दे देगा। उसमें दे देगा महेश, सुरेश, दिनेश, साइड में दे देगा कि एसी
फ्रीज, कूलर, तो आपको ध्यान रखना, जैसे अगर उसमें व्यक्ति का नाम आता है किसी भी चीज का, फट से आप मार देना टिक पर्सनल अकाउंट। और रियल अकाउंट क्या होता है? जो किसी गुड्स से जुड़ा हो, जो कोई वस्तु से जुड़ा हो, उसको बोलते हैं रियल अकाउंट। अब गुड्स में कोई भी चीज हो जाए, सुई से लेके जहाज तक का कोई भी वस्तु हो, सब आता है रियल अकाउंट में। बस इतना समझ जाना। नॉमिनल अकाउंट में यहाँ लिख देते दोस्तों वस्तु, मतलब गुड्स, ठीक है। नॉमिनल अकाउंट में क्या आता है? नॉमिनल अकाउंट में सिर्फ लाभ और हानि की बात करता है, प्रॉफिट और लॉस की बात करता है। बस इतना याद रखना, प्रॉफिट एंड लॉस की बात करता है। किसकी बात करता है? लाभ और हानि। बस अब इसमें और भी ध्यान रखना है, पर्सनल मतलब किसी व्यक्ति के नाम से होगा पर्सनल अकाउंट, रियल किसी वस्तु, कोई भी वस्तु, जैसे मार्कर हमने खरीद के लेके आए मार्केट से, अब मार्कर हमने लेके आए तो इसके बदले पैसा दिया, तो जो वस्तु आता है उसको हम करते हैं डेबिट, और जो हमारे पास जाता है उसको करते हैं क्रेडिट। ऐसे बैंक में अगर आपने बैंक से पैसा निकाला है तो उसको डेबिट, है ना, और बैंक वाले के आप क्या करेंगे? क्रेडिट, क्योंकि आपके पास क्या है, जो चीज आपके पास आता है उसको डेबिट, जो जाता है उसको क्रेडिट। ये अलग एक कॉन्सेप्ट है, बहुत बारीकी है, इसको बाद में बताएंगे। बस इतना समझ है ना, पर्सनल अकाउंट किसी व्यक्ति का नाम, रियल अकाउंट किसी गुड्स वगैरह वस्तु का नाम रहेगा, एक व्यक्ति का नाम, एक गुड्स वस्तु का नाम, और नॉमिनल अकाउंट में लाभ और हानि रहेगा। बस इतना रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन पूछ लेता है, इसका काफी क्वेश्चन आया हुआ है। तो जब आपका जनरल एंट्री हो गया, लेजर हो गया, 3 अकाउंट बनाएंगे, फिर इन्हीं अकाउंट पे हम ट्रेड अकाउंट बनाते हैं। ट्रेड अकाउंट में क्या होता है? जितने हमारे डायरेक्ट खर्चा होता है, क्योंकि आप जब व्यापार शुरू करते हैं तो उसमें आप देखते होंगे कि हमारे कुछ डायरेक्ट खर्चे भी होते हैं। मान लीजिए आप व्यापार शुरू किए तो उसमें कुछ बिल्डिंग होती है, कुछ प्लांट होते हैं, कुछ मशीन होते हैं, कुछ बुक्स होते हैं, कुछ पंखे होते हैं, आपका एसी होता है, फ्रिज होता है, तरह तरह के जो आप व्यवसाय को शुरू करने में जितना आप ओपनिंग डायरेक्ट वस्तु में जितना ला के आप उसमें इम्प्लीमेंट करते, जो भी आप लागू करते, जो आप लाते हैं जिससे व्यापार शुरू करते हैं, वो सब आपका होता है ट्रेड अकाउंट का डायरेक्ट खर्चा। डायरेक्ट खर्चा मतलब भाई हमने मान लीजिए बहुत बड़ा शॉप खोलना है, तो उसमें आप देखते होंगे लाइट भी लगेंगे, एसी भी लगेगा, है ना, अलग से उसके ऑफिस बनाने, केबिन बनाने के लिए फिर अलग अलग तरीके से उसको फाइल लाना पड़ेगा, रजिस्टर लाना पड़ेगा, वो सब खर्चा किसमें आएगा? आपका ट्रेड अकाउंट। इसीलिए अकाउंट का मतलब है अलग अलग फिल्टर करके अलग अलग चीजों में उसको रखना, तो बोला जाता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस, प्रत्यक्ष कर, सॉरी प्रत्यक्ष खर्चा, इसको डायरेक्ट एक्सपेंसेस बोलते हैं। दूसरा होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अभी आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस ये क्या था, ये क्या है। प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है? ये इनडायरेक्ट खर्चा होता है दोस्तों। इनडायरेक्ट खर्चा जैसे मान लीजिए हमने व्यवसाय शुरू किया, बड़ी मशीन कोई लेके आए, अचानक मशीन में क्या हुआ, कोई तार टूट गया या उसकी बैरिंग खराब हो गया, है ना, तो जो उसको बनाने मेंटेनेंस करने में जो खर्चा आता है उसको बोलते हैं हम इनडायरेक्ट खर्चे। सपोज ऐसा भी समझिए आपने एक बाइक लेके आए, बाइक जैसे लेके आते हैं, आपने 1.5 लाख का बाइक लेके आए, कुछ दिन चलाते हैं तो बाइक का पता चला कभी काल बाइक गिर गया तो उसका हेडलाइट टूट गया, फूट गया, तो जब आप बनवाते हो तो आपका इनडायरेक्ट खर्चा होता है, ठीक है, आप समझ में आ गया होगा। जब ये आपका कंप्लीट होता है तो एक होता है एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट मीन्स क्या होता है? समायोजना, उसको एडजस्ट करना। क्या आपने खर्चा कहीं ऐसा तो नहीं जो आपका डायरेक्ट खर्चा ट्रेड अकाउंट में दिखाना था, आपने कहीं प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं दिखा दिया, या प्रॉफिट एंड लॉस का जो खर्चा था आपने कहीं ट्रेड अकाउंट में नहीं दिखा दिया, इसलिए लाया जाता है एडजस्टमेंट, ये उसको चेक करता है। जब ये सही हो जाता है तो लास्ट में बनाते हैं उसके बाद ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस जब इसको बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस में क्या होता है, इसके 2 मेथड है। ट्रायल बैलेंस जैसे आप देखते हो तराजू, तराजू के 2 पल्ले होते हैं, एक साइड आप बटखरा जो भी आप बाट रखते हैं, एक तरफ वस्तु रखते हैं, तो ये उसको चेक करता है। कभी काल क्या होता है, जैसे आपने व्यापार में कहीं 10,000 के बजाय आपने 1 लाख लिख दिया, एक जीरो बढ़ा दिया, तो ये उसी को चेक करता है, ठीक है दोस्तों, ये उसी को चेक कर। लेकिन इसको ये जो मेथड इसको चेक करने, इसके 2 मेथड है, एक है मैथमेटिक्स, एक है आपका बैलेंसिंग। इसको बोलते हैं गणितीय, इसको बोलते हैं शेष,
ये दो मेथड है। शेष मीन्स क्या है, जैसे कहीं आपने 10,000 लिखना था, आपने 1 लाख लिख दिया, तो उसमें कितने का फर्क दिख रहा है? सोचिए, 10,000 से 1 लाख 90,000, सॉरी 10,000 लिखना था, आपने 1 लाख, हाँ, तो उसमें आपका 90,000 फर्क दिख रहा है। तो दोनों इस मेथड से हम चेक करते हैं, गणितीय विधि और शेष विधि से। ठीक है दोस्तों, फिर जब ये आपका कंप्लीट हो जाता है, लास्ट में बनाते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट क्या करता है? व्यवसाय की स्थिति बताता है। जब आप व्यापार बंद करते हैं, क्योंकि व्यापार शुरुआत कब करते हैं? 1 अप्रैल से शुरू करते हैं और 31 मार्च को इसको हम क्लोजिंग करते हैं। ठीक है, जब 31 मार्च को हम क्लोजिंग करते हैं तो आप देखे होंगे उसमें आपके पास ये चेक किया जाता है कितनी वस्तुएं आपके पास बची हैं और कितना आपने बेचा है। जो बची होती है उसे बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक। फिर अगले साल जब हम शुरू करते हैं, फिर से उसी को हम ओपनिंग स्टॉक में दिखा देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये बैलेंस शीट क्या करता है? व्यापार की स्थिति के बारे में बात करता है, जिसमें एक तरफ एसेट्स, एक तरफ लायबिलिटी। अब एसेट्स जो होते हैं फिक्स्ड एसेट्स, करंट एसेट्स, फिक्स्ड लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी। फिक्स्ड एसेट्स में क्या आते हैं? जो आपके जैसे फिक्स, जो अस्थाई है, लॉन्ग टर्म, जैसे बिल्डिंग है, प्लांट है, मशीनरी है, गुडविल है, ये आपका फिक्स्ड एसेट। करंट एसेट्स जैसे आपका बैंक है, डेटर है, गोल्ड है, जो आप इमीडिएटली किसी चीज को पैसे में कन्वर्ट कर लो, वो करंट अकाउंट, सॉरी। उसके बाद लायबिलिटी में आपका जैसे शेयर, आपका लॉन्ग टर्म के लिए क्या करते हैं? लोन लेते हैं, क्रेडिटर हो गया, डिवेंचर हो गया, ये आपका आ जाएंगे करंट लायबिलिटी और फिक्स्ड लायबिलिटी। फिक्स्ड लायबिलिटी जो लॉन्ग टर्म के लिए, लंबे समय के लिए, जैसे आपका प्रेफरेंस शेयर है, इक्विटी शेयर है ना, पार्टिसिपेट शेयर है, प्रेफरेंस शेयर है, रिडीमेबल शेयर है, क्यूमुलेटिव शेयर है, इत्यादि सारी चीजें पढ़ेंगे। बैलेंस शीट के ही बारे में बात करता है। लेकिन बैलेंस शीट का मतलब है व्यापार की स्थिति के बारे में बताता है कि आपके व्यापार सही चल रहा है या गलत चल रहा है। कभी कभी देखते होंगे कुछ लोग व्यापार में क्या करते हैं कि अगर बैलेंस शीट सही तरीके से नहीं उसको दर्शाती तो लोगों को डाउट होता है कि ये कहीं टैक्स की चोरी कर रहा है। तो बैलेंस शीट ही व्यापार की स्थिति बताती है। किसी को जो आपके सीए वगैरह होते हैं यही चेक करते हैं, बैलेंस शीट के ही आधार से बता देंगे आपके व्यापार सही चल रहा है कि खराब चल रहा है, उसमें किस चीज का सुधार करना, किस चीज का नहीं करना। और ये थोड़ा सा दोस्तों बी कॉन्सेप्ट यहाँ था, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग। ये हमने बता दिया है, प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग का ही पार्ट है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होता है? ये रूल एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग चलाया जाता है। जैसे इंटरनेशनल देखेंगे तो उसका अलग रूल है और इंडिया का देखेंगे तो उसका अलग। इंडिया में हमारे जैसे आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट का एक संस्था है, दिल्ली में भी है, तो दिल्ली में आप शहादरा चले जाइए, आईटीओ चले जाइए, तो वहां पर एक हेड ऑफिस होगा। तो वो जो क्या करता है, एक रूल एंड रेगुलेशन बनाता है जिसके आधार से हम अकाउंटिंग क्या करते हैं, चेक करते हैं। कभी काल कुछ ऐसी चीजों से, मान लीजिए लोग कहेंगे नहीं हम गुडविल है तो गुडविल को बैलेंस शीट में नहीं दिखाएंगे, उसको फिक्स्ड एसेट नहीं दिखाएंगे, तो ये रूल एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग वो चेक करता है कि क्यों नहीं दिखाएंगे, इसके पीछे क्या रीजन है। तो ये बहुत बड़ा चैप्टर ये भी है, इसमें 29 विषय हैं। बस यही टोटल जितने हैं ब्रीफ में ये आपका जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल का पूरा टॉपिक और सिलेबस हो गया है। ठीक है दोस्तों, फिर से एक बार रिकॉर्ड कर देते हैं। जनरल अकाउंटिंग मीन्स किसी चीज का लेखन करना। लेखन मतलब जो आपका जीवन में पर डे का जो आप खर्चा कर रहे हैं उसी का क्या करते हैं, लेखन करना। अब इसी बात को व्यापारी से ले लेते हैं। कोई व्यापारी होता है तो आप देखते होंगे पर डे वो लिखता है कितना हमारा माल बिक रहा है, कितना उधार जा रहा है, कितना माल वापसी आ गया, तो उसको क्या करता है, वो नोट करता है। लिखता किस पे, कॉपी पे। तो जो लिखता है किस चीज को, जो उसका अमाउंट है, जो पैसा है, किसको लिखते हैं, पेज पे, उसी बोलते हैं अकाउंटिंग लेखन। और एक प्रिंसिपल होता है, इसके कुछ कॉन्सेप्ट हैं कि भाई व्यापार अगर शुरू किया जाए तो उसका कोई न कोई रूल एंड रेगुलेशन हो। ठीक है, अब इसको जब शुरू करेंगे तो जर्नल एंट्री से करते हैं। जर्नल एंट्री जब आप देखते होंगे जो नोट्स लिखते हैं उसके 7 वाउचर बनते हैं। सेल्स का सेल्स में दिखाओगे, परचेज का परचेज में दिखाओगे, सेल्स रिटर्न का सेल्स रिटर्न में दिखाओगे, परचेज रिटर्न का परचेज रिटर्न में दिखाओगे, पेमेंट का पेमेंट में दिखाओगे, रिसीव का रिसीव में दिखाओगे, कंट्रा का कंट्रा में दिखाओगे, मेमोरेंडम का मेमोरेंडम में दिखाओगे। जो बच्चा टैली सीखा होगा वो जल्दी पकड़ लेगा। ठीक है, उसके बाद जब ये जनरल एंट्री होता है तो किसके बेस पे होता है, लेजर के बेस पे। 3 अकाउंट्स इसके लेजर बनते हैं। एक होता पर्सनल जो व्यक्ति के नाम से होता है, दूसरा होता रियल जो किसी गुड्स वस्तु के नाम से, व्यक्ति के नाम से, वस्तु के नाम से, नॉमिनल जो होता है प्रॉफिट एंड लॉस,
प्रॉफिट एंड लॉस मतलब सपोज करो, अच्छा आप कोई बढ़िया सी गाड़ी लेके आप आ रहे थे, मान लीजिए फॉर्च्यूनर गाड़ी, आप 50-60 लाख का बढ़िया गाड़ी लेके आ रहे हैं। अचानक लाते लाते गाड़ी में कहीं से कील चुभ गई, टायर पंचर हो गया, तो आपका क्या हो गया, कुछ उसमें लॉस हुआ कि नहीं हुआ। तो यही होता है आपका लॉस। और कभी कल हानि कैसे हो जाता है, आप गाड़ी लेके आ रहे हैं, कोई व्यक्ति बोला भाई साहब हमें इमरजेंसी है, क्या आप हमें बैठा लो, हम आपको 50,000 रुपया दे देंगे या 20,000 रुपया दे देंगे, बहुत इमीडिएटली है। आप तो गाड़ी लेके आ रहे हैं, उसको बैठा लिए, कुछ पैसा मिल गया, तो प्रॉफिट हो गया कि नहीं हो गया। आकस्मिक लाभ होना, आकस्मिक हानि होना, इसी को ही बोलते हैं नॉमिनल अकाउंट। ठीक है। और उसके बाद हम बनाते हैं ट्रेड अकाउंट। ट्रेड में जितने डायरेक्ट खर्चे होते हैं वो ट्रेड अकाउंट में आते हैं, और जितने इनडायरेक्ट खर्चे होते हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस में आते हैं। डायरेक्ट खर्चा जब कोई व्यापार शुरू करते हैं, जो आप मशीन, बिल्डिंग, किसी भी चीज को शुरुआती में जितनी आप खर्च करते हैं, सुई से लेकर के समझ जाइए एक बिल्डिंग के बनाने तक का जितना आपका खर्च आता है वो आपका डायरेक्ट खर्चा है। जब उसी बिल्डिंग में कोई टूट फूट होता है या कोई दरार आती है, कभी पेंट छोड़ देता है, कभी आप पंखे टूट जाता है, कभी उसका कंडेंसर खराब हो जाता है, छोटे मोटे खर्चे किसमें आ जाते हैं, आपका इनडायरेक्ट खर्चा, जो प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाते हैं। और एडजस्टमेंट उसके बाद करते हैं। एडजस्टमेंट ये कहता है कि भाई कभी ऐसा ट्रेडिंग का खर्चा तो आप प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं दिखा दिया, प्रॉफिट एंड लॉस का खर्चा ट्रेडिंग में नहीं दिखा दिया। ये एडजस्टमेंट क्या करता है, उसको चेक करता है। और जब ये हो जाता है तो लास्ट में फिर हम भी चेक करते हैं ट्रायल बैलेंस के माध्यम से। ट्रायल बैलेंस क्या करता है, तो ये चीज को चेक करता है कि जो हमने अभी तक ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस बनाया है, ऐसा तो नहीं हम कभी 1 लाख खर्चे के बजाय हमने 10,000 दिखा दिया, और किसी में हमारा 90,000 था तो हम उसको 9,000 दिखा दिया। तो ये ट्रायल बैलेंस उसको चेक करता है। और इस चेक करने के इसके 2 मेथड है, कौन कौन, मैथमेटिक्स मेथड और बैलेंसिंग मेथड। मैथमेटिक्स मेथड कभी कल उसको हॉरिजॉन्टल उसको जोड़ता है, चेक करेगा, अच्छा इतना है ठीक है, उसको जोड़ करके चेक करेगा। एक बैलेंसिंग होता है, अच्छा इसमें अगर 90,000 दिखा रहा है, इसमें 1 लाख कैसे आ गया, एक में 90 और एक में 90 दिख रहा है, एक में 1 लाख दिख रहा है, भाई गैप कितने, 10,000 कहाँ गया। आप समझ गए कि बैलेंसिंग से इस विधि से इसको हम चेक करते हैं। लास्ट में जब ये कंप्लीट हो जाता, सब सही हो जाता, तब बैलेंस शीट बनता है। बैलेंस शीट व्यापार की स्थिति के बारे में बात करता है कि व्यापार सही चल रहा है, गलत। अब कैसे पता, मान लीजिए आपके पास एसेट्स सब बिक चुकी है, आप उधारी नहीं हो, तो आपका व्यापार तो बहुत बढ़िया है। अब पता चला आपकी एसेट्स बिकी नहीं है, सब कुछ अभी बहुत कुछ पड़ा हुआ है, गोडाउन में सब भरा पड़ा है, बस थोड़ा बहुत बिक्री है, उधारी ज्यादा है, तो बोला जाएगा व्यापार की स्थिति ठीक नहीं है। इसीलिए बैलेंस शीट व्यापार की स्थिति को चेक करता है। और बाकी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है, इसमें 29 रूल है और कुछ नहीं है। कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग, ये इसको मैंने पहले ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया हूँ, आप लोग जाइएगा देखिएगा। बाकी मैं कल एक एक करके पूरा इसकी व्याख्या करूंगा। जो बच्चे को जैसा लगेगा कमेंट करिएगा और बढ़िया से देखिए। अगर इस टॉपिक से और कहीं मिलता है तो आप लोग देखिए, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो आज इतना ही है, फिर कल मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।